So today we are proceeding with the next part of the measurement, which is about the measurement of frequency. Here we are going to study about the Wien bridge. So basically, the first method to find out the frequency is the via Wien bridge. So basically, Wien bridge is used to determine the frequency within the range of 100 hertz to 100 kilohertz. So this is the range to find out the frequency. So basically, Wien bridge has an application we can use as in a oscillator, audio amplifiers. So basically, we can determine the frequency over there. Also, we can use in Wien bridge in a harmonic distortion analyzer, where we have to find out the distortion at the particular frequency. So let's see the circuit diagram. Here the circuit diagram, nothing we have changed, only the arrangement is changed and the particular point is changed. So अभी मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे हम लोगों ने चेंजेस किए हैं. ये आर्म है हमारे पास, ये आर्म है. अलग अलग आर्म्स में हमने क्या किया है, यहाँ पे तो हम लोगों ने अरेंजमेंट, जैसे हम R3 लगाते थे, R4 लगाते थे, अरेंजमेंट वाज सेम. But here what we have done is we have arranged the capacitor here. Also we have we have arranged the resistance here. So ये वाला कैपेसिटेंस के साथ ये रेजिस्टेंस लगा है, जो इसके रेजिस्टेंस डिटरमाइन करेगा इसके लॉसेस को. यहाँ पे हमने पैरेलल यहाँ पे अरेंजमेंट किए कैपेसिटर्स और रेजिस्टर का. ठीक है. अब आप लोग एक पॉइंट देख रहे होंगे, हमने किया क्या है, इस रेजिस्टेंस को और इस रेजिस्टेंस को हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है वाया मैकेनिकल कपलिंग. ठीक है, वाया मैकेनिकल कपलिंग. सो इसी तरीके से हमने यहाँ पे कनेक्शन दिया है. सो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कपलिंग के बारे में भी. तो आपने यहाँ पे देखना है, वैसे ही हमने करंट दिया, एसी करंट है, उसके बाद फ्लो करती है, करंट की डिवीजन होती है अल्टीमेटली. उसके बाद गैल्वेनोमीटर डिटेक्टर 0 रीडिंग डिटेक्ट करता है. आफ्टर दैट यहाँ पे सेम करंट फ्लो करेगी. उसके बाद क्या होगा, हमारे पास हम लोग बैलेंस कंडीशन लिखेंगे. बैलेंस कंडीशन में क्या रहेगा आपका, Z1 Z4 equals to Z2 Z3. I have written the impedances values over here so that you will not get any problem. इम्पीडेंस Z1 हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, पहले आप वो देखना सीख लो. ठीक है, इम्पीडेंस इम्पीडेंस हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे Z1 इक्वल्स टू R1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा C1 R1. Z2 हम लिखेंगे R2 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा C2. Z3 लिखेंगे R3 और Z4 लिखेंगे R4. इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, अपनी बैलेंस कंडीशन, ये रहेगी हमारी बैलेंस कंडीशन. और बैलेंस कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, फिर आपस में यहाँ पे सारी चीजें डाल देंगे. उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिंप्लीफाई द पार्ट. हम R3 को यहाँ लेके आए हैं, तो इसको यहाँ पे ले गए. देन हम ओमेगा को सॉल्व, इमेजिनरी को हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई. इसको फिर हमने ओपन किया ब्रैकेट, देन हमने कॉमन वाले को काट दिया, देन हमारे पास अल्टीमेटली ये वाली इक्वेशन बन जाती है. इसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे ये चीज काट देना, ऑन यहाँ पे इक्वेटिंग रियल पार्ट है, नीचे वाले में हमने इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया. जब रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे, R4 अपॉन R3 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 प्लस R2 अपॉन R1 बन जाएगा. देन हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करने के बाद 1 अपॉन जे ओमेगा C2 R1 प्लस जे ओमेगा R2 C1, जो हो जाएगा 0 के बराबर. उसके बाद क्या होगा, ये वाली कंडीशन होगी माइनस जे ओमेगा C2 R1 प्लस जे ओमेगा R2 C1 इक्वल्स टू 0. फिर हमने क्या करना है, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू को निकालना है. हमारे पास वो आ जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट R1 R2 C1 C2. तो ये बन जाएगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाएगा. उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं. 2πf होता है हमारा, याद है, f इक्वल्स टू 1 अपॉन 2π अपॉन R1 R2 C1 C2 हर्ट्ज. ठीक है. अगर ये कंडीशन लें जहाँ पे हमारा वेन ब्रिज के जो कंपोनेंट्स हैं वो इस तरीके से चूज किए जाए, जहाँ पे R1 इक्वल्स टू R2 आ जाए, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बन जाए, C1 इक्वल्स टू C2 आ जाए, इक्विवेलेंट C बन जाए. उस तरीके में हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी f इक्वल्स टू 1 अपॉन 2π RC हर्ट्ज करके. ठीक है. ये रहा हमारा अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का तरीका वेन ब्रिज से. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. यहाँ तक रिवाइज करके आना सभी बच्चे.